2026 में आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में कितना पैसा आप रख सकते हैं, कितनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और कितनी ट्रांजैक्शन करने के बाद आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। ये सभी बातें दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा जरूर देखना क्योंकि बहुत बढ़िया वीडियो होने वाला है और आपको यहाँ पर सभी जानकारी आपके सेविंग बैंक अकाउंट रिलेटेड मिल जाएंगी। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब देखिए दोस्तों, जो लोग मुझे नहीं जानते मैं आपको बता दूं, मैं एक बैंकर हूं और पिछले 13 साल से एक पब्लिक सेक्टर बैंक में ब्रांच मैनेजर के रूप में मैं काम कर रहा हूं। अब दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार आप सेविंग बैंक अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर कोई भी लिमिट सरकार द्वारा नहीं दी गई है, तो आप सेविंग बैंक अकाउंट में जितना चाहे उतना पैसा आप रख सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी इनकम से ज्यादा अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट में जमा करते हैं तो वहां पर आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। और वहां पर सेक्शन 69A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा अगर आप अपनी ट्रांजैक्शन को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं तो वहां पर 84% तक का टैक्स आपकी उस इनकम पर लग सकता है जो कि आपने सेविंग अकाउंट में जमा कर रखी है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ कि जमा करने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जो भी पैसा आप जमा कर रहे हैं वो आपका एक्सप्लेन्ड इनकम होनी चाहिए, यानी कि कल को कोई भी अगर बात होती है तो आप उस पैसे को एक्सप्लेन कर सके कि आपके पास वो पैसा आया कहां से है। इसके बाद बात करते हैं कि सेविंग बैंक अकाउंट में कितना कैश आप डिपॉजिट कर सकते हैं। अब देखिए, कैश डिपॉजिट की भी कोई लिमिट सेविंग अकाउंट की नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज जाननी जरूरी है कि अगर आप एक साल में एक बैंक में 10 लाख या उससे ज्यादा अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो उसकी जानकारी बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है। ये जानकारी बैंक देता है SFT के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिसको हम हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन भी बोल सकते हैं। और ये ट्रांजैक्शन आपके AIS में भी रिफ्लेक्ट होती है जब आप इनकम टैक्स अपना भरते हैं। अब इसके बाद बात करें कैश विड्रॉल के बारे में, तो दोस्तों कैश विड्रॉल जितना चाहे आप उतना कर सकते हैं, लेकिन कैश विड्रॉल में भी कुछ रूल्स हैं जो कि आपको जानने बहुत जरूरी हैं। और वो कौन से रूल है वो भी जान लीजिए। अगर हम कैश विड्रॉल के रूल के बारे में बात करें तो कैश विड्रॉल में भी कैश डिपॉजिट वाले रूल लगते हैं, यानी कि अगर आप 10 लाख से ज्यादा एक साल में कैश विड्रॉ करते हैं अपने बैंक से तो उसको फिर बैंक जो है SFT के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो है रिपोर्टिंग करता है। तो कभी भी आपको जो है 10 लाख से ज्यादा एक साल में कैश विड्रॉ नहीं करना है। और अगर आप 10 लाख से भी ज्यादा कैश विड्रॉ करते हैं तो वहां पर आपका TDS भी एप्लीकेबल होता है और यहाँ पर आपको टैक्स लगता है सेक्शन 194N ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब दोस्तों ये एक्ट क्या कहता है कि अगर आपने पिछले 3 साल में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है और आप एक साल में 20 लाख से ज्यादा अगर आप कैश विड्रॉ कर लेते हैं अपने सेविंग बैंक अकाउंट से तो वहां पर आपको 2% का TDS आपको देना पड़ता है। लेकिन ये TDS आप जो है इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करते हैं तब आप इसका रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। और अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं और 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का अगर आप कैश विड्रॉ कर लेते हैं अपने सेविंग बैंक अकाउंट से तो वहां पर 5% का TDS आपका लगता है। तो यहाँ पर 2 स्लैब हो गए, 2% का और 5% का। 2% आपको लगेगा जब आप 20 लाख रुपए तक कैश निकालेंगे और 5% आपका कब लगेगा जब आप 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक आप कैश अपने अकाउंट से निकालेंगे। और ये उनके लिए एप्लीकेबल है जो कि रिटर्न नहीं भर रहे हैं। और अगर आप पिछले 3 साल की अगर आपने रिटर्न भरी है तो फिर आपका जो कैश विड्रॉ की जो लिमिट हो जाती है वो 1 करोड़ रुपए तक हो जाती है और 1 करोड़ रुपए तक आपको जो है 2% का TDS वहां पर आपका कटता है, जो कि पहले 5% कट रहा था उन लोगों का जो कि इनकम टैक्स फाइल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये नियम दोस्तों कैश विड्रॉल का है जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद दोस्तों अगर हम ये बताएं कि ये कैश विड्रॉल की लिमिट क्या आपके पैन कार्ड के साथ अटैच्ड है, तो ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि आपके 2 बैंक में अकाउंट है, आपने एक बैंक से 8 लाख रुपए निकाला, दूसरे बैंक से आपने 7 लाख रुपीज निकाला, तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बैंक से जब आप 8 लाख निकाल लेंगे और दूसरे बैंक से जब आप 7 लाख निकालने जाएंगे तो वहां पे आपका TDS लग जाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों बैंक की अलग सेपरेट लिमिट्स है। तो आप इसको इस तरह से कंसीडर करना कि हर बैंक की जो है अलग से जो है कैश विड्रॉल की लिमिट है। तो हर बैंक में जो है वो 20 लाख का जो है स्लैब एप्लीकेबल होगा। 20 लाख से जब भी आप एक्सेस विड्रॉ करेंगे वहां पर जो है आपका टैक्स लग जाएगा, या फिर 10 लाख से ज्यादा भी विड्रॉ करेंगे तो वो भी SFT के द्वारा जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता दिया जाएगा। तो ये एक ओवरव्यू आपको बता दिया है कि कैश विड्रॉल पर किस तरह से टैक्सेस लगते हैं और किस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग की जाती है बैंक के द्वारा। अब इसके बाद दोस्तों बात करें कि इनकम टैक्स का नोटिस कब आपको आ सकता है, तो वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों अगर आप हाई
कैश डिपॉजिट करते हैं अपने सेविंग बैंक अकाउंट्स में, चाहे वो एक बैंक में हो चाहे वो मल्टीपल बैंक्स में हो, तो आपके ऊपर जो है ये इनकम टैक्स नोटिस का खतरा हमेशा बना रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको कैश डिपॉजिट ज्यादा नहीं करना है ताकि आप इस इनकम टैक्स के नोटिस से बच सके। इसके बाद दूसरी चीज, अगर आप हाई यूपीआई ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो उन केसेस में भी अब जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या है, आपको नोटिस देने लग गया है। मान लीजिए कि आपकी एक शॉप है और आपने जो यूपीआई अपने सेविंग बैंक अकाउंट के साथ अगर आपने अटैच किया है और वो सारी यूपीआई ट्रांजैक्शंस अगर आपके अकाउंट में आ रही हैं, तो यहाँ पर जो है आपके ऊपर टैक्सेस एप्लीकेबल हो जाते हैं। अगर आप इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं और आप जो है टैक्स नहीं भर रहे हैं तो वहां पर फिर आपको जो है नोटिस भी आ सकता है। अब इसके बाद दोस्तों बात करें कि बैंक आपका अकाउंट कब फ्रीज करता है, क्योंकि अब ये बहुत फ्रीक्वेंट हो गया कि बैंक भी आपका अकाउंट फ्रीज कर देता है अगर आप ज्यादा ट्रांजेक्शन्स करते हैं। तो इसमें दोस्तों बेसिकली दो चीजें हैं। सबसे पहले है दोस्तों ईडीडी, जिसको हम बोलते हैं एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस। अब देखिए एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस में केसेस क्यों आने लगे हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन सेविंग बैंक अकाउंट से होने लगी है, तो बैंक को ये चीज समझनी पड़ती है कस्टमर से कि आखिरकार वो किस तरह की ट्रांजैक्शन अपने सेविंग बैंक अकाउंट से कर रहा है। क्योंकि साइबर सेल फ्रॉड्स इतने ज्यादा होने लगे हैं कि बैंक के इंटरनल चेक सब लग चुके हैं, जिसकी वजह से बैंक ईडीडी में अकाउंट होल्ड कर देता है। अब ईडीडी में अगर आपका अकाउंट होल्ड होता है तो उसका एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है दोस्तों, उस वीडियो को आप जरूर देखना। इसके बाद दोस्तों दूसरा रीजन कि बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों करता है, तो वो इस वजह से भी करता है कि बैंक के कुछ इंटरनल चेक्स ऐसे हैं जिसमें बैंक आपकी हर ट्रांजैक्शन पर नजर रखता है। मान लीजिए कि आपने सेम डे कैश डिपॉजिट किया और आपने कैश विड्रॉ कर लिया, तो भी आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अगर आपके अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन आती है और आप उसको कैश विड्रॉ कर लेते हैं तो भी आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो बैंक्स के इतने इंटरनल चेक सब लग चुके हैं कि बैंक आपकी हर ट्रांजैक्शन पर नजर रख रहा है, और जहां पर भी बैंक को डाउट क्रिएट होता है वहां पर बैंक आपका अकाउंट इमीडिएटली फ्रीज कर देता है, और उसके बाद आपको अपनी बेस ब्रांच में जाकर आपको अपने अकाउंट से ये डेबिट फ्रीज आपको हटवाना पड़ता है। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि सेविंग बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शन लिमिट में कुछ चेंजेस किए गए हैं जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले हैं। अब देखिए सबसे पहले तो ये चेंजेस किए गए हैं बीएसबीडी अकाउंट में, यानी कि वो बैंक अकाउंट जहां पर कोई भी मिनिमम बैलेंस का क्राइटेरिया नहीं होता है। वहां पर दोस्तों क्या है कि आप सबसे पहले तो 1 अप्रैल 2026 से आप अपने बीएसबीडी अकाउंट में जितना चाहें उतना कैश आप डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कि आपकी जो यूपीआई ट्रांजेक्शन है उसको जो है अनलिमिटेड कर दिया गया है, यानी कि आपकी कोई भी रिस्ट्रिक्शन यूपीआई ट्रांजैक्शन करने पर नहीं लगेगी बीएसबीडी अकाउंट में। इसके बाद दोस्तों बीएसबीडी अकाउंट में विड्रॉल लिमिट पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं। इसमें क्या है कि अगर आप ब्रांच से कैश विड्रॉ करते हैं या फिर एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं, मैक्सिमम आप 4 बार पर डे आप जो है विड्रॉ कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई करते हैं या आईएमपीएस करते हैं, तो वहां पर कोई भी ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं है। यहाँ पर सिर्फ कैश विड्रॉल के लिए आपको जो है 4 बार ही दिन में अलाउ किया जाएगा। इससे ज्यादा जो है आप जो है कैश विड्रॉल की ट्रांजैक्शन एक दिन में बीएसबीडी अकाउंट से नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद कि अगर आपका बीएसबीडी अकाउंट है तो यहाँ पर आप जो है दूसरा बैंक अकाउंट नहीं खुलवा पाएंगे। तो यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन दी गई है कि एक ही बीएसबीडी अकाउंट होना चाहिए, उस अकाउंट होल्डर का किसी और बैंक में किसी भी वेरिएंट का अकाउंट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद बात करें जनधन अकाउंट की, तो दोस्त जनधन अकाउंट में कोई भी सबसे पहले तो बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब अगर हम डिपॉजिट की बात करें तो आप जनधन अकाउंट में मैक्सिमम 1 साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा आप डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। और अगर हम कैश विड्रॉल की बात करें तो जनधन अकाउंट में मैक्सिमम आप जो है 10,000 रुपए पर डे आप जो है निकाल सकते हैं, और कभी भी आपका बैलेंस जनधन अकाउंट में 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए जो जनधन अकाउंट में कैश विड्रॉल के रूल्स बताए हैं ये चेंज भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपको किस वेरिएंट का एटीएम कार्ड दिया गया और उस एटीएम की जो विड्रॉल लिमिट है वो बैंक द्वारा क्या दी गई है। और इसके बाद दोस्तों बात करें एक तो नॉर्मल बैंक अकाउंट में दोस्तों कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, जितना चाहे आप उतना डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। आपकी एटीएम की जो लिमिट दी गई है उस लिमिट के अंडर जो है आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आप नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग जो भी आप यूज करना चाहें वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जो इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग आपको बैंक देता है उसमें बैंक आपको कितनी ट्रांजैक्शन की लिमिट दे रहा है वो हर बैंक की डिफर करती है। तो वो आपका जो भी बैंक आपको लिमिट दे रहा है कि आप मैक्सिमम इतना ट्रांजैक्शन आप ऑनलाइन कर सकते हैं, तो वो आपकी लिमिट्स वहां पर रहेंगी आपके बैंक के रूल के मुताबिक। अब इसके बाद दोस्तों आपको बताते हैं कि वो ट्रांजैक्शन लिमिट जो कि गवर्नमेंट द्वारा लगाई गई है। सबसे पहले तो दोस्तों यूपीआई की ट्रांजैक्शन लिमिट जो है वो है 1 लाख रुपए, और मैक्सिमम आप 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ हॉस्पिटल और एजुकेशन रिलेटेड पेमेंट्स होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों एनईएफटी की बात करें तो एनईएफटी में कोई भी मिनिमम एंड मैक्सिमम की लिमिट नहीं है, तो यहाँ पे जितना चाहे आप उतना एनईएफटी के द्वारा पैसा भेज सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम आईएमपीएस की बात करें तो आईएमपीएस में मैक्सिमम आप 5 लाख रुपए तक जो है फंड ट्रांसफर आप
कर सकते हैं। और इसके बाद लास्ट में अगर हम बात करें आरटीजीएस की, तो आरटीजीएस मिनिमम 2 लाख रुपए की होती है और मैक्सिमम उसकी कोई भी ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं है। अब ये जो दोस्तों सर्विसेज हैं जैसे कि एनईएफटी, आरटीजीएस या आईएमपीएस, ये जो सर्विसेज आप यूज करते हैं इसकी लिमिट आपकी ये डिपेंड करेगा कि बैंक अपने डिजिटल चैनल पर अपने कस्टमर को कितने अमाउंट की ट्रांजैक्शन जो है अलाउ करता है। तो वो चीज जो है बैंक से आपको क्लियर करनी पड़ेगी। अब इसके बाद बात करें कि आप कितने बैंक अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर बैंक अकाउंट मेंटेन करने के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। आप जितने मर्जी चाहे अपने सेविंग बैंक अकाउंट आप खुलवा सकते हैं, लेकिन बीएसबीडी अकाउंट अगर आपका है तो फिर वहां पर रिस्ट्रिक्शन है, वहां पर आप दूसरा बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। लेकिन बैंक आपको कोई भी मना नहीं करेगा। अगर आपका एक बैंक में बीएसबीडी अकाउंट है तो दूसरे बैंक जो है आपका सेविंग बैंक अकाउंट किसी भी वेरिएंट में खोल देंगे, वहां पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन दूसरा बैंक नहीं लगाएगा। लेकिन बीएसबीडी का रूल यही कहता है कि आप दूसरा बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आखिरी में कुछ जनरल गाइडेंस जो कि हर कोई फॉलो नहीं करता है, लेकिन आपको जाननी बहुत जरूरी है क्योंकि आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों किसी भी लोन में आप जो है 20,000 रुपए से ज्यादा कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप कैश रिसीव करते हैं किसी से भी तो 2 लाख से ज्यादा आप कैश रिसीव नहीं कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों तीसरा रूल की अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो 20,000 रुपए से ज्यादा अगर आप कैश लेते हैं तो वो भी इलीगल है। और इसके बाद दोस्तों आखिरी रूल की अगर आप कोई भी बिजनेस रिलेटेड कोई भी खर्चा करते हैं तो 10,000 रुपए से ज्यादा कैश में एक पर्सन को आप जो है नहीं दे सकते हैं। वो भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट द्वारा लगाई गई है। अब दोस्तों ये सब था 2026 में जो ट्रांजैक्शन लिमिट्स सेविंग बैंक अकाउंट पर है। अब दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। और दोस्तों अगर आपको कभी भी बैंकिंग या फाइनेंस रिलेटेड कंसल्टेशन की जरूरत महसूस होती है तो आप जो है 31 मार्च 2026 तक आप बैंकिटॉन की फ्री कंसल्टेशन का फायदा उठा सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको हमारी वेबसाइट पर जाना है जो कि है www.bankiton.in। अब वहां पर जाने के बाद आपको ये कंसल्टेशन का फॉर्म फिल करना है। ये फॉर्म फिल करने के बाद दोस्तों हमारी टीम आपको कॉल करेगी और आपकी जो भी बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड क्वेरी है वो आपकी यहाँ पर सॉल्व करेगी। और दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और दोस्तों इस बैंकर दोस्त के साथ हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।